अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। अपोजिशन इस वक्त दिलचस्प सूरत हाल का शिकार है। अपोजिशन की दो बड़ी सियासी जमातें मुश्किल में हैं और शदीद मुश्किल में हैं, मगर दोनों की हिकमत अमली मुख्तलिफ है। जो बातें नून लीग माजी में कह रही थी और जिन बातों की बुनियाद पर नून लीग ने इंतखाबात में हिस्सा लिया, अब वो बातें नून लीग नहीं कर रही, मगर पीपल्स पार्टी उससे ज्यादा सख्त बातें कर रही है। वैसी ही बातें मगर और ज्यादा सख्त अंदाज में जो माजी में नून लीग कर रही थी। वो तलखी जो नून लीग के लहजे में थी, पीपल्स पार्टी के लहजे में नजर आ रही है। पीपल्स पार्टी खुलकर तनकीद कर रही है और हुकूमत के साथ इदारों पर भी तनकीद कर रही है, मज़ाहमती सियासत करती दिखाई दे रही है। मगर नून लीग की हिकमत अमली बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो ना तो हुकूमत गिराने की बात कर रही है और ना ही इदारों पर तनकीद कर रही है। मरियम नवाज शरीफ सोशल मीडिया पर फ़आल हुई हैं, मगर वो भी बहुत मोहतात हैं। पीपल्स पार्टी ना सिर्फ तनकीद कर रही है बल्कि अमली इकदामात उठाने की धमकी भी दे रही है और वाज़े कर चुकी है कि वह फौजी अदालतों में तौसी की हिमायत नहीं करेगी। इस मौक़िफ़ की वजह से हुकूमत भी मुश्किल में आएगी। हुकूमत चाहती है कि 4 साल पहले कायम होने वाली मिलिट्री कोर्ट्स को एक और तौसी दी जाए, मगर पीपल्स पार्टी इस मामले के लिए तैयार नहीं है और नून लीग इस पर कोई मौक़िफ़ नहीं दे रही है। साथ ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो एहतसाब कानून है उसमें जजेस और जर्नल्स को डालने की बातें भी कर रही है, जो कि अपने मौक़िफ़ से माजी में पीछे हटी थी। नून लीग इस पर भी बात करती नज़र नहीं आ रही। मगर जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उसके लिए तौसी अब आसान नहीं होगी, क्योंकि अब तक वो कोई कानून साजी नहीं कर सकी है अभी तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत। इस हवाले से चीफ जस्टिस ने आज दिमाग दिए कि 4 माह में हुकूमत ने एक कानून साजी भी नहीं की है। गुज़िश्ता रोज़ 2 कानून है, उन्होंने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ को ये बताया कि वज़ारत दाखिला ने मिलिट्री कोर्ट्स में तौसी की समरी भेजी थी। उन्होंने वो समरी काबीना को भिजवा दी है। काबीना से मंजूरी के बाद ये मामला कौमी असम्बली और फिर सेनेट में आएगा, जहां हुकूमत के पास अक्सरियत तो है मगर 2/3 अक्सरियत नहीं है, इसलिए उसे अपोजिशन की मदद चाहिए होगी। अब पीपल्स पार्टी वाजे कर चुकी है कि वह फौजी अदालतों में तौसी की हिमायत नहीं करेगी। इस हवाले से DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ARY के प्रोग्राम में इंटरव्यू देते हुए कहा था कि फौजी अदालतों में तौसी का फैसला हुकूमत ने करना है। ये पार्लियामेंट का मामला मिलिट्री कोर्ट्स एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए बनाई गई थी। इसका दूसरा टर्नओवर जो है वो भी ख़त्म होने वाला है और ये एक स्पेशल अरेंजमेंट थी, चूँकि पाकिस्तान में एक हालात थे, टेररिज्म चल रहा था, अदालतों में वो केस चल नहीं पा रहे थे। इम्पैक्ट की बात करें तो इसने एक अच्छा डेटरेंस जो है वो उसका रोल अदा किया है। दहशतगर्दी में हम समझते हैं कि बहुत सारी कमी इसकी वजह से हुई है। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर था जो कि हुकूमत ने दोनों दफ़ा लिया। अगर हुकूमत पाकिस्तान डिसाइड करती है कि इसकी ज़रूरत अभी भी है, टिल सच टाइम कि आपकी अदालतें उस नहज पे पहुंच जाएं कि हमारे मुकदमात उसमें चल सकें और ये फैसले वहाँ हो सकें, तो ये हुकूमत पाकिस्तान का फ़ैसला होगा। जैसे वो फैसला करेंगे उसके मुताबिक आगे चलेगा। अब ये अहम मामला है, हुकूमत पाकिस्तान का फैसला होगा। DGISPR ने वाजे किया, हुकूमत ने तौसी के लिए काम भी शुरू कर दिया है। हुकूमत चाहती है कि मिलिट्री कोर्ट्स में तौसी हो। सानह आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के बाद तमाम सियासी जमातों ने दिसंबर 2014 में फौजी अदालतों के क़याम का फैसला किया था और जनवरी 2015 में आइन में तरमीम करते हुए फौजी अदालतें 2 साल के लिए कायम करने की मंजूरी दी गई। बाद में 2017 में इन अदालतों को मजीद 2 साल की तौसी दी गई, जिस पर हुकूमत और अपोजिशन में कुछ अरसे के लिए डेडलॉक भी आया और बाद में इत्तफाक़ राय के बाद मार्च 2017 में फौजी अदालतों को तौसी दे दी गई। अब 2019 में एक और तौसी होने जा रही है। ISPR की जारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक फौजी अदालतों के क़याम से अब तक हुकूमत ने 717 केसेस भेजे हैं। उनमें से 546 केसेस अदालतों ने निपटाए हैं। उनमें से 310 दहशतगर्दों को सजाए मौत सुनाई गई, जबकि 234 को कैद की सजाएं सुनाई गई। 2 मुल्जिमान को बरी भी किया गया। 310 में से 56 दहशतगर्दों को अदालती कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद फांसी दी गई। बाकी 254 दहशतगर्दों के मामला आला अदालतों में ज़ेरे इल्तवा हैं। इस हवाले से अहम बात यह है कि 3 माह पहले पेशावर हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में फौजी अदालतों से सजा पाने वाले 73 मुल्जिमान की सजाओं को ख़त्म कर दिया था। बाद में यह फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। अब एक और तौसी की बात हो रही है, मगर पीपल्स पार्टी इनकार कर रही है। नून लीग का इसके हवाले से मौक़िफ़ नहीं है आया है। 26 दिसंबर को पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के इजलास के बाद पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरतुल्लाह बाबर ने अपनी ट्वीट में कहा था कि अब मिलिट्री कोर्ट्स की मुद्दत में मजीद तौसी की हिमायत नहीं की जाएगी। पार्टी इजलास से खिताब करते हुए चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए 4 साल तक अदालती इक़दार की नफ़ी काफ़ी है। अब इंसाफ को मजीद ख़राब करने नहीं दिया जाएगा। पहले भी जब पीपल्स पार्टी ने फौजी अदालतों की हिमायत में वोट दिया था तो उस वक्त भी पीपल्स पार्टी के रहनुमा रज़ा रब्बानी ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया था और उन्होंने कहा कि वोट पार्टी की अमानत था, इसलिए उन्होंने दे दिया।
अब हुकूमत चाहती है कि फौजी अदालतों में मजीद 2 साल की तौसीह दी जाए। हुकूमत को इसके लिए अपोजिशन की मदद भी हासिल करना होगी, वरना तौसीह मुमकिन नहीं हो सकेगी, क्योंकि इसके लिए पार्लियामेंट में 2/3 हिमायत चाहिए होगी, जो हासिल करना हुकूमत के लिए खासा मुश्किल होगा। मगर अपोजिशन की दोनों जमातों की हिकमत अमली दिलचस्प है। हालात एक जैसे हैं, मगर हिकमत अमली अलग अलग क्यों है? नून लीग इस वक्त एक अलग पॉलिसी पर अमल पैरा नजर आती है। उसके रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, हुकूमत की हद तक अपनी तनकीद को मुख्तसर रखते हैं, इदारों के हवाले से बात नहीं करते। मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो तकारीर हैं, रहनुमाओं की जो तकारीर हैं, चाहे वो बिलावल भुट्टो जरदारी हों या फिर आसिफ जरदारी हों, उनकी तकारीर में हुकूमत के साथ साथ इदारों पर भी तनकीद हो रही है। हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाई साहब मौजूद हैं। वड़ाई साहब, बहुत शुक्रिया। वड़ाई साहब, एक बहुत बड़ा तजाद है दोनों अपोजिशन जमातों में, और जो उनकी पॉलिसीज़ में वाज़े तौर पर दिख रहा है। पीपल्स पार्टी की तनकीद नाम लिए बगैर ज़ाहिर है एस्टैब्लिशमेंट की तरफ इशारे करते हैं, और ना सिर्फ तनकीद की हद तक है बल्कि अमली तौर पर जो फौजी अदालतें हैं उनके हवाले से कह रहे हैं, जजीज और जनरल्स के एहतसाब की बात कर रहे हैं, और हुकूमत पर भी ज़ाहिर साथ साथ तनकीद कर रहे हैं। नून लीग की तनकीद हुकूमत पर तो ज़रूर है, मगर जो अग्रेशन इलेक्शन से पहले था नून लीग का, वो नून लीग में नजर नहीं आ रहा, वो पीपल्स पार्टी में नजर आ रहा है। क्या वजह है? क्योंकि जाहिर है फिर एनआरओ की, डील्स की, ये सारी की सारी बातें होती हैं। नून लीग बहुत हुकूमत स्पेसिफिक अपनी तकारीर और तनकीद कर रही है, और पीपल्स पार्टी 2 कदम आगे बढ़ के बात कर रही है, जो पहले नून लीग क्या करती थी। जी, ये वाकई बड़ी दिलचस्प चीज़ है और तजाद है, लेकिन आप ये देखें ना कि नून लीग के साथ जो होना था वो हो चुका। जिस वक्त उनके साथ हो रहा था या उस प्रोसेस से गुजर रहे थे, उनकी ज़ुबान भी यही थी, और अब जब पीपल्स पार्टी के साथ हो रहा है तो उनकी ज़ुबान भी यही है। नून लीग समझती है कि ये सारा कुछ होने के बाद हमें कोई रास्ता मिल जाएगा, और पीपल्स पार्टी इस वक्त दबाव डाल रही है कि सज़ाएं या आखिरी अंजाम तक पहुंचने से पहले कोई रास्ता मिल जाए, तो उनकी ज़ुबान इसलिए सख्त है। मगर क्या इन दोनों पॉलिसीज़ का फ़ायदा होगा? कोई रिलीफ मिल सकता है? नून लीग को अपने सख्त बयानिए की वजह से अगर रिलीफ नहीं मिला, तो क्या अब नरम बयानिए की वजह से मिल सकता है? और जो नून लीग को अपने सख्त बयानिए की वजह से रिलीफ नहीं मिला, वो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपने सख्त बयानिए की वजह से मिल सकता है? देखिए, नून लीग का तो जो मामला है वो अपने तौर पे ये समझते हैं कि ये जो हालिया उनके ऊपर सख्ती है, इसमें एस्टेब्लिशमेंट का रोल कम और तहरीक इंसाफ का ज़्यादा है, और अब वो चाहते हैं कि कोई तीसरी कुव्वत जो है वो मुदाखलत करे। और इमरान खान साहब तुर्की जा रहे हैं, तुर्की से वापसी के बाद उनका क्या रद्द-ए-अमल होगा, ये देखने वाली बात होगी। और दूसरा, जरदारी साहब ये समझते हैं कि अगर सिंध गवर्नमेंट ख़त्म होती है या उनकी गिरफ़्तारी के बाद मुमकिन तौर पर पीपल्स पार्टी को ख़त्म किया जाता है या कमज़ोर होती है पीपल्स पार्टी, तो वो अपना एहसास महरूमी कार्ड और सिंध कार्ड बड़ी इफ़ेक्टिवली खेल सकेंगे। तो दोनों अपनी अपनी सियासत जो है वो कर रहे हैं। पहले नून इसलिए सख्त थी कि उसका ख्याल था कि वो इलेक्शन में अपने इस सख्त मौक़िफ़ की वजह से वो अच्छा स्कोर कर लेगी, और इतना अच्छा कर लेगी कि शायद पंजाब में उसकी हुकूमत बन जाए, लेकिन वो ना हो सका। अब पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है चाहती है कि अपनी हुकूमत बचाए, कोई रास्ता निकले, और लाजमी तौर पर आप ये देखें कि ECL पे अगर हुकूमत ने डाला है तो आखिर फिर चौधरी फवाद साहब भी आ रहे थे, ऐसा लगता था कि चंद ही दिनों में कोई फारवर्ड ब्लॉक बनेगा, ये बनेगा, लेकिन रुक गया। उसकी वजह शायद यही है कि कोई और ताकतें, ज़ाहिर है ज़रूरी नहीं एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान में और भी दूसरे अदारे हैं, तो किसी ने उनको रोका कि भाई अभी ज़रा रुक जाएं, अभी इतनी तेज़ी ना दिखाएं। तो पीपल्स पार्टी को अपना शोर शराबा जो है उस वक़्त तो सूट किया है, क्योंकि इस शोर शराबे की वजह से एक रद्द-ए-अमल पैदा हुआ है, और उस रद्द-ए-अमल से पीपल्स पार्टी ने फ़ायदा उठाया है। सिंध हुकूमत के ऊपर जो ऐसे लगता था कि कल को हमला होने वाला है, वो तो रुक गया है। अब अगली फ़ेज़ क्या होगी? क्या पीपल्स पार्टी के शोर शराबे, रूमी, सिंध कार्ड, इन सब के बावजूद उनके ख़िलाफ़ सख्ती जारी रहेगी? मेरा ख्याल है कि इसका फिर तलक PTI की परफॉर्मेंस से है। अगर PTI अच्छा परफॉर्म करे तो शायद अपने मुखालफों को दबा ले, लेकिन जब के परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो उसके मुखालफ भी दब जाएं, सारे अदारे भी उसका साथ दें,
ये मुमकिन नहीं होगा। उनको या अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं तो अदारे साथ रहेंगे और वो शायद अपना एहतसाब भी जारी रख सकें। अगर परफॉर्मेंस ना दिखा सके तो ना एहतसाब दिखा सकेंगे, ना अदारे साथ रहेंगे, ना ये सिंध हुकूमत ख़त्म कर सकेंगे, ना तादेर इनको कैद रख सकेंगे। मतलब आपने तुर्की की तरफ भी इशारा किया, इस हवाले से कॉलम भी लिखा, वज़ीर आज़म अब तुर्की पहुंच चुके हैं। अगर इमरान खान किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, जैसा कि आपने अपने कॉलम में लिखा कि दरपर्दा कुछ राब्ते भी हुए हैं, इस हवाले से ज़ाहिर है एर्दोआन साहब की बड़ी दोस्ती है शहबाज शरीफ साहब से, नवाज शरीफ साहब के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात और तुर्की के ताल्लुकात भी उस दौर में बहुत ज़्यादा बेहतर हुए, दोनों ममालिक बहुत ज़्यादा करीब भी आए। मगर इमरान खान ने वाज़ेह किया है, बार बार किया है कि मैं कोई समझौता नहीं करूँगा, कोई NRO नहीं दूंगा। अब मैं देख रहा हूँ आपके पीछे सीधे हाथ पे 2 किताबें पढ़ी हैं, एक नीचे हिटलर की किताब पढ़ी है और ऊपर नेपोलियन की किताब पढ़ी है सीधे कंधे पर आपके। तो इन दोनों के बारे में खान साहब कहते हैं ये यू टर्न ले लेते तो फिर बड़ी तबाही से बच जाते, और बड़ा लीडर जो होता है वो यू टर्न ले लेता है, तो फिर एर्दोआन की बात मानते हुए यू टर्न ले लेंगे खान साहब? देखें, ये तो अभी कहना मुश्किल है। फ़िलहाल तो नामा क़याम तो लाजमी हुआ है। हाँ, ये इसको माना जाएगा या नहीं माना जाएगा ये तो मुझे इल्म नहीं है, लेकिन ये ज़रूर शोर है कि तुर्की ने इस बारे में बात की है और इमरान खान साहब अब गए हैं तो ज़ाहिर है इस मामले पर थोड़ी बहुत बात तो ज़रूर होगी, क्योंकि पहले भी ये नामा क़याम हुआ है। तो इमरान खान साहब की जो सियासत है, अब देखें इसमें पॉजिटिव चीज़ ये है कि अगर ये अपोजिशन को किसी तरीके से बाहर भेजने में कामयाब हो जाते हैं तो जैसे जनरल मुशर्रफ को रिलीफ मिल गया था वो मिल जाएगा। जो खजालत या जो यू टर्न की बात है वो तो पहले भी वो सह लेते हैं, इस दफ़ा भी सह लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर वो ये कर लेते हैं तो फिर वो जो अपना पॉलिसी का उनके जो दावे हैं उनके ऊपर फ़ौरन लोगों का एतमाद उठ जाएगा। तो ये बहुत बड़ा उनके लिए चैलेंज है इस फैसले को मेरा। लेकिन अभी भी ये ख्याल है कि शायद इमरान खान इतने बड़े यू टर्न के लिए तैयार ना हो और वो रिहाई जो है या कोई ऐसी कंप्रोमाइज़ उस पर तैयार ना हो। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ इमरान खान ने फ़ैसला नहीं करना, और भी लोग जो हैं वो ज़ाहिर है इस फैसला साजी में कंट्रीब्यूट करेंगे। बहुत शुक्रिया। सुहेल बड़ाई जी समझ रहे थे हुकूमती कन्फ्यूजन भी अपनी जगह पर काफ़ी सारे मामलात में बरकरार है। अब एक और ऐसा मामला उठा है जिसमें सोशल मीडिया पे शोर मच गया है, न्यूज़ की हेडलाइंस बन गई हैं, हुकूमत कन्फ्यूजन का शिकार है। तो तफसील से इस मामले में बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कराची से जुड़े कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें मुल्क की सियासत पर तो असरात मुरतब किए, लेकिन इन केसेस से मुताल्लिक अदालत में मामलात आगे नहीं बढ़ सके। ऐसा ये केस उज़ैर बलोच का है। उज़ैर बलोच कहाँ है, किसके पास है, ये सवाल गुज़िश्ता रोज़ सिंध हाई कोर्ट में किया गया, लेकिन अदालत को इसका जवाब नहीं मिल सका और अभी तक पता नहीं चल सका है कि उज़ैर बलोच कहाँ है। गुज़िश्ता रोज़ सिंध हाई कोर्ट में लियारी गैंग वॉर के अहम किरदार उज़ैर बलोच को ट्रायल कोर्ट में पेश न करने से मुताल्लिक दरख्वास्त की समाअत हुई। इस हवाले से सिंध हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत समेत मुतल्लिका इदारों को जवाब जमा कराने का हुक्म दिया था। समाअत के दौरान रेंजर्स की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा कराया गया, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि उज़ैर बलोच रेंजर्स के पास नहीं है बल्कि वो मिलिट्री की हिरासत में है। इस जवाब पर अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि उज़ैर बलोच को कहाँ रखा गया है, क्यों नहीं बताया जा रहा। सेक्रेटरी दिफा की जानिब से जवाब जमा न कराने पर अदालत ने सेक्रेटरी दिफा को 22 जनवरी तक की आखिरी मोहलत देते हुए कहा कि इस मुद्दत में जवाब जमा न कराने पर सख्त अहकामात भी जारी किए जा सकते हैं। कलअदम पीपल्स अमन कमेटी के सरबराह उज़ैर बलोच की वालदा रजिया बेगम ने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की हुई है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जनवरी 2016 में उज़ैर बलोच की गिरफ्तारी जाहिर की गई। मुलजिम के खिलाफ 40 से ज़ायद मुकदमात में चालान पेश कर दिया गया, मगर 12 अप्रैल 2017 के बाद से अदालत में उसे पेश नहीं किया गया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि अदालती हुक्म के बावजूद उज़ैर बलोच के अहल खाना से उनकी मुलाकात नहीं कराई जा रही। उज़ैर बलोच कहाँ हैं, इसका जवाब नहीं मिल रहा। उज़ैर बलोच पर कराची में दहशतगर्दी, कत्लो गारत और अगवा समेत दीगर संगीन इल्ज़ामात हैं। उज़ैर बलोच के बारे में कहा जाता है कि उनके कई सियासी रहनुमाओं से भी मुबैना ताल्लुकात रहे। जनवरी 2016 में सिंध रेंजर्स ने उज़ैर बलोच को गिरफ्तार करने का ऐलान किया और 11 अप्रैल 2017 को DGISPR ने ट्वीट में बताया कि उज़ैर बलोच को पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत फौजी तहवील में ले लिया गया है। उन्होंने अपने ट्वीट में बताया कि उज़ैर बलोच पर गैर मुल्की खुफिया इदारों को हसास मालूमात की फरहमी का इल्ज़ाम है।
उज़ैर बलोच को गिरफ्तारी के बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां मुलजिम ने पीपल्स पार्टी और आसिफ जरदारी के लिए कई गैर कानूनी काम करने का एतराफ़ किया। उज़ैर बलोच ने पीपल्स पार्टी के कई रहनुमाओं के लिए भी गैर कानूनी काम करने का एतराफ़ किया। उज़ैर बलोच के खिलाफ लियारी के मुख्तलिफ थानों में कत्ल और इक़दाम कत्ल समेत भत्ताखोरी के कई मुकदमात दर्ज हैं और उज़ैर बलोच 2013 में कराची में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन शुरू होने के बाद बैरून मुल्क फरार हो गए, जिसके बाद सिंध हुकूमत ने उसके सर की कीमत भी मुकर्रर की। उज़ैर बलोच ने पीपल्स अमन कमेटी के नाम से एक तंजीम कायम की थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह तंजीम भत्ताखोरी समेत कई जराइम में मुलविस थी। पीपल्स पार्टी की गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में पीपल्स अमन कमेटी पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। उज़ैर बलोच की गिरफ्तारी और उसके एतराफ़ी बयान का मामला खबरों में रहा, लेकिन फिर उज़ैर बलोच मंजर से गायब हो गया। कहाँ चला गया कुछ पता नहीं चला, यहाँ तक कि उसके अपने घर वाले भी इस बारे में बेखबर हैं। हाई प्रोफाइल केसेस में मतलूब उज़ैर बलोच ही गिरफ्तारी के बाद से गायब नहीं, बल्कि इस फहरिस्त में एक नाम सानह बल्दिया टाउन के मरकजी मुलजिम हम्माद सिद्दीकी का भी है, जिसकी गिरफ्तारी के बाद से कुछ पता नहीं। बल्दिया की टेक्सटाइल फैक्ट्री में सितंबर 2012 में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया था, जिसमें 250 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए थे। तहकीकात में ये बात सामने आई थी कि बल्दिया फैक्ट्री में आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई थी। फरवरी 2015 में सिंध हाई कोर्ट में ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जमा कराई गई, जिसमें रेंजर्स ने इंकिशाफ किया कि फैक्ट्री में आग लगाने में MQM मुलविस है। दिसंबर 2016 में रहमान उर्फ भोला को गिरफ्तार किया गया, जो MQM बल्दिया टाउन का सेक्टर इंचार्ज था। भोला ने अपने बयान में इंकिशाफ किया कि बल्दिया फैक्ट्री में आग लगाने का हुक्म उस वक्त के MQM के कराची तंजीमी कमेटी के इंचार्ज हम्माद सिद्दीकी ने दिया था, जिस पर अमल करते हुए उसने दीगर मुल्जिमान के साथ मिलकर फैक्ट्री को आग लगाई। हम्माद सिद्दीकी MQM की तंजीमी कमेटी के साबिक इंचार्ज थे और बानी MQM ने 21 मई 2013 को उन्हें माजूल करके हम्माद सिद्दीकी को तंजीम से फारिग कर दिया, जिसके बाद वो दुबई चले गए। हम्माद सिद्दीकी की गिरफ्तारी के लिए अदालत ने इंटरपोल से राब्ते का हुक्म दिया था, जिस पर मुलजिम को अक्टूबर 2017 में दुबई से गिरफ्तार किया गया और दिसंबर 2017 में खबर आई कि हम्माद सिद्दीकी पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया है। लेकिन अब हम्माद सिद्दीकी कहाँ हैं, इस हवाले से कोई खबर नहीं। और ये बड़ा नाम है जिसके हवाले से बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगे, ये बड़े मुकदमात हैं। गिरफ्तारी की खबर आई, उनका बयान आया और फिर कुछ पता नहीं चल सका कि मामला क्या हुआ, केसेस कहाँ बढ़े, जितनी जाने गई हैं उसके बाद केसेस कहाँ गए, केस कहाँ तक पहुँचा, क्या कार्रवाई हुई और ये लोग हैं इस वक्त कहाँ, आखिर क्या मामला है। ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ कराची फ़हीम सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद है। फ़हीम सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया। उज़ैर बलोच कर लेते हैं, बहुत सारी बातें की गई, बहुत सारे हाई प्रोफाइल केसेस बने, कत्ल गारत, भत्ताखोरी, अगवा बराए तवान, सारे इल्ज़ामात लगे, सियासी जमात से ताल्लुक़ के इल्ज़ाम लगे, बैरून मुल्क राज देने के इल्ज़ाम लगे। फिर उज़ैर बलोच गायब है। कल अदालत में इस हवाले से जिक्र हुआ, अदालत पूछ रही है कि कहाँ हैं, अहले खाना पूछ रहे हैं कहाँ हैं। सब इनसे मुताल्लिक जो केसेस थे वो कहीं ना कहीं आगे बढ़े हैं या बस अपनी जगह पर ही खड़े हैं? हाँ देखिए, JIT में जो बातें सामने आई थी उनसे मुतालिक तो कोई भी चीज़ जो है वो आगे नहीं बढ़ी। मकसद ये कि उसके मुताबिक जो मुकदमात दर्ज होने थे वही नहीं हुए थे। जो भी मुकदमात उज़ैर बलोच के ख़िलाफ़ हैं वो सारे माजी के मुकदमात हैं, जिनमें अगवा बराए तावान है, पुलिस मुकाबला है, मंशियात फरोशी है, जो इस नौइयत के मुकदमात हैं। लेकिन JIT में जो बातें सामने आई थी, जिन रहनुमाओं के नाम लिए गए थे, उन रहनुमाओं के ज़रिए जो फ़ायदे उठाए उज़ैर बलोच ने और जो फ़ायदे जो पीपल्स पार्टी ने उठाए, उनके हवाले से कभी कोई मुकदमा सामने नहीं आया। एक चीज़ सिर्फ हुई थी, वो ये कि उज़ैर बलोच की गिरफ्तारी के बाद उनकी JIT में भी ये बात सामने आई थी कि उनके मुख्तलिफ रवाबित जो हैं वो कालेदम तंजीमों से रहे हैं और उसकी बुनियाद पर जो है उनका एक केस जो है वो मिलिट्री कोर्ट के हवाले से भी था कि वो वहाँ पे चलेगा। और उसके बाद से जो है उज़ैर बलोच बाकायदा जो है वो आर्मी की तहवील में भी हैं, उनके खिलाफ जो भी चार्जेस हैं उनके मुताबिक मिलिट्री कोर्ट में उनके केसेस जो है वो चल भी रहे हैं। लेकिन असल चीज़ ये है कि जिसकी तरफ आप बात कर रहे हैं कि वो कोई भी केस ऐसा नहीं है जो इस वक्त चल रहा हो जिसकी JIT में जो इंकिशाफात हुए थे। दुबई को भी अक्टूबर 2017 में गिरफ्तार किया गया, उस पर भी बहुत मुतादिद इल्ज़ामात थे। बल्दिया फैक्ट्री, इसके अलावा जो मई का वाक़या है उस हवाले से 12 मई के वाक़े के इल्ज़ामात, तो वो कोई केसेस आगे बढ़े हैं या वो भी अपनी जगह पर ही सारे खड़े हैं? बिल्कुल, वो भी उसी तरह से हैं, केसेस ज़रूर चल रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है उनमें जो है ये बाज़ केसेस में इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं, बाज़ में उनके हर समात के ऊपर जो है नाक़ाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं। लेकिन हम्माद सिद्दीकी को लेकर जो है कोई भी डिसीजन अभी तक सामने नहीं आया है कि उनकी गैर मौजूदगी में ही जो इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालतें हैं जो फैसला सुनाने का इख्तियार रखती हैं, वो हम्माद सिद्दीकी की गैर मौजूदगी में कोई फैसला सुना देती हैं। इस तरह का अभी तक कोई चीज़ सामने नहीं आई है। हम्माद सिद्दीकी के हवाले से सिर्फ एक बल्दिया फैक्ट्री नहीं है, 12 मई का जो है बहुत अहम इंसिडेंट जो है वो भी उनके हवाले से
बहुत है। उसके अलावा कई दीगर मुकदमात हैं जो इंतहाई संगीन नोयत के हैं, जो अम्मार सिद्दीकी से मुतालिक हैं, लेकिन किसी भी मुकदमे की समाअत उस तरह से नहीं हुई जिस तरह से होनी चाहिए थी। जैसे किसी मुकदमे में जो है उनको गैर मौजूदगी में सज़ा सुना दी जाती, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बहुत शुक्रिया। फ़हीम सिद्दीकी मौजूद थे। इतने बड़े बड़े वाक़यात, बड़ी बड़ी JITयाँ, इतनी बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स, मीडिया पर इतना कुछ हाईलाइट हुआ, फिर JIT कहाँ गई, मुल्जिम कहाँ गया, तो ये सवाल पैदा हो रहा है जुर्म कहाँ गया, जुर्म का एहतसाब क्यों नहीं हुआ, ये सवाल पैदा हो रहा है। और ये दोनों मुल्जिमान का अभी तक पता नहीं है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज़ पर कन्फ्यूजन पर तो हुकूमत पर तनकीद हो ही रही थी, अब एक और नई तनकीद हो रही है जो हुकूमत ने खुद ने अपने हिस्से में ये हुकूमत ने समेटी है कि हुकूमत सिर्फ मुआशी पॉलिसी पर कन्फ्यूज़ नहीं है, हुकूमत तो अपने मुआशी तर्जुमान पर भी कंफ्यूज्ड है। अब जबकि फ़ारूक सलीम साहब, जिनको मुआशी तर्जुमान अनाउंस किया खुद हुकूमत ने, उन्होंने जब हुकूमत की पॉलिसीज़ पर लिखना शुरू किया, तनकीद की और साथ ही कुछ टॉक शोज़ में भी बात की, तो अब हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि वो तो हुकूमत के तर्जुमान अपॉइंट हुए ही नहीं थे। मगर हम आपको दिखाएंगे कि कितने अरसे तक बाकायदा तौर पर उनका तारुफ बतौर हुकूमती तर्जुमान ही होता रहा है, यहाँ तक कि सरकारी TV पर भी होता रहा है, मगर हुकूमत अब इस मामले में भी कन्फ्यूज़ नज़र आ रही है। क्या मामला, इस पर तफसील से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। अजीब सूरत हाल है। हुकूमत सिर्फ मुआशी पॉलिसीज़ के हवाले से ही नहीं बल्कि मईशत के तर्जुमान के मामले पर भी कन्फ्यूजन का शिकार नजर आ रही है। कुछ दिन पहले तक जो हुकूमत के तर्जुमान बने, मीडिया पर आए, मुख्तलिफ टॉक शोज में पेश हुए, हुकूमती तर्जुमानी की, हुकूमती मौक़िफ़ का दिफा किया, हमारे प्रोग्राम में आके हुकूमती जो 50 लाख घर बनाने की पॉलिसी है, हमारे सवालात का सामना किया, भरपूर अंदाज में दिफा करते रहे। अब उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनकी तो तैनाती ही नहीं हुई 3 माह के अरसे में। ना तो हुकूमत ने वजाहत की, ना ही फ़ारूक सलीम ने वजाहत की। 9 अक्टूबर को वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ऐलान किया कि हुकूमत की मईशत और तवानाई पर तर्जुमानी डॉक्टर फ़ारूक सलीम करेंगे। साथ ही ये भी कहा कि इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। फिर इसके बाद खामोशी तारी हो गई। इस दौरान डॉक्टर फ़ारूक सलीम मीडिया पर पेश होते रहे, जो हुकूमती मीटिंग्स थी उनमें बाकायदा तौर पर शिरकत करते रहे, जो मईशत के हवाले से मीटिंग्स थी। मगर फिर अचानक कल रात तकरीबन 3 माह बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट करके बताया कि ये वजाहत ज़रूरी है कि फ़ारूक सलीम हुकूमत के तर्जुमान नहीं है। वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से नई तैनातियों पर पाबंदी आई थी। तैनातियों पर पाबंदी के बाइस फ़ारूक सलीम की तकर्रुरी अमल में नहीं लाई जा सकी, इसलिए डॉक्टर फ़ारूक सलीम अपनी राय देने में मुकम्मल आज़ाद है। अब ये ट्वीट तो कल सामने आई है, मगर इससे पहले 11 दिसंबर को, तारीख याद रखिएगा क्योंकि इस तारीख का बड़ा अहम पस मंज़र है और इस तारीख के 11 दिसंबर के बाद होने वाले वाक़यात बड़े अहम हैं। 11 दिसंबर को वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ये कह चुके हैं कि फ़ारूक सलीम की तैनाती नहीं हो सकी है। ये प्रोग्राम 11 दिसंबर को नशर हुआ। इसके बाद भी फ़ारूक सलीम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शरीक हुए और क्योंकि वज़ीर इत्तलात हैं फवाद चौधरी साहब, तो पाकिस्तान टेलीविज़न उनके मातहत आता है, उसके वज़ीर हैं, उनकी वजारत में ये सारा का सारा मामला आता है। तो 11 दिसंबर को एक प्राइवेट TV चैनल पर वज़ीर इत्तलात ये कह रहे थे कि फ़ारूक सलीम तर्जुमान नहीं है, मगर जब वो PTV पर जा रहे थे तो उनका तारुफ क्या कराया गया 11 दिसंबर के बाद 17 दिसंबर के बाद अब से 3 दिन पहले 29 दिसंबर को इधर देखिए। अब 11 दिसंबर को वफाकी वज़ीर इत्तलात कह चुके हैं कि वो हुकूमती तर्जुमान नहीं है फ़ारूक सलीम, मगर 29 दिसंबर तक उनका तारुफ भी ये हो रहा है। मगर बात यहाँ रुक नहीं रही है। आज फ़ारूक सलीम साहब ने मजीद बात वाज़ेह की है। हालांकि 11 दिसंबर को वज़ीर इत्तलात कह चुके हैं कि वो हुकूमती तर्जुमान नहीं है, मगर उसके बाद भी वो 24 दिसंबर तक बाकायदा तौर पर हुकूमती मीटिंग्स का हिस्सा रहे, यानी सरकारी ओहदा ना रखते हुए, जैसा कि 11 दिसंबर को वज़ीर इत्तलात ने कहा, उसके बावजूद वो मीटिंग्स अटेंड करते रहे। 11 दिसंबर को एक प्राइवेट TV चैनल पर वज़ीर इत्तलात कह रहे हैं कि तर्जुमान नहीं है हुकूमत के। उसके बावजूद ये बात क्या फ़ारूक सलीम को नहीं बताई गई कि वो 24 दिसंबर तक बाकायदा तौर पर हुकूमती मीटिंग्स में बतौर तर्जुमान शिरकत करते रहे। 29 दिसंबर तक सरकारी टेलीविज़न पर उन्हें बतौर तर्जुमान उनका तारुफ कराया जाता रहा, साथ ही वो कॉलम्स लिखते रहे। अभी 29 दिसंबर तक जो उनका कॉलम छपा है उसमें भी उनको हुकूमती तर्जुमान कहा गया है। 11 दिसंबर के बाद उन्होंने 4 कॉलम्स लिखे, सब में यही तारुफ करवाया गया। 30 दिसंबर को उनका द न्यूज़ में ब्लीडिंग इकॉनमी के उन्वान से एक कॉलम छाया हुआ, इसमें भी उन्होंने अपना तारुफ हुकूमती तर्जुमान की हैसियत से करवाया, किसी ने एतराज़ नहीं किया। इसके बाद 2 दिन पहले वो हम न्यूज़ के प्रोग्राम में आए और वहाँ पर मेज़बान आदिल शाहजेब ने उनका तारुफ हुकूमती तर्जुमान की हैसियत से कराया, जिस पर फ़ारूक सलीम ने कुछ नहीं कहा और हुकूमती पॉलिसीज़ पर उन्होंने कड़ी तनकीद भी की। और फिर ये बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया पर क्लिप वायरल हुआ
जिसके बाद वजीर इत्तलात ने ट्वीट करके ही बताया कि वो हुकूमती तर्जुमान नहीं है। ये था डॉक्टर फ़ारूक सलीम का इंटरव्यू, जिसके नशर होने के तकरीबन 24 घंटे बाद वजीर इत्तलात ने बाकायदा ऐलान किया, क्योंकि इस इंटरव्यू में शदीद तनकीद हुकूमत पर की गई थी, हुकूमती पॉलिसीज़ पर की गई थी। तो फिर वजीर इत्तलात ने ऐलान किया कि वो अभी तक हुकूमती तर्जुमान हैं ही नहीं, इसलिए वो अपनी राय में आज़ाद हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से नई तैनातियों पर पाबंदी आई थी। वजह ये बताई, मगर फ़ारूक सलीम के बाद भी तैनातियाँ होती रही हैं और वज़ीर आज़म ने अहम ओहदों पर तकर्रियाँ भी की हैं। अपोजिशन जमातों ने फ़ारूक सलीम के इंटरव्यू को बुनियाद बनाकर हुकूमत पर तनकीद शुरू कर दी। नून लीग के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्होंने 32 बरस में इससे बुरी सूरत हाल नहीं देखी कि हुकूमती तर्जुमान ही अपनी हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों पर तनकीद कर रहा है। गवर्नमेंट स्पोक्समैन है इकनॉमिक अफेयर्स पर डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, उन्होंने एक टीवी टॉक शो में ख़तरनाक बातें की हैं। ये हुकूमत का इकॉनमी पर स्पोक्समैन कह रहा है कि ख़तरे की घंटियां बज रही हैं। हुकूमत मुल्क के माशी मामलात को हल करने की कोशिश नहीं कर रही, हल करने में नाकाम है, और हुकूमत मईशत के असरात हैं उसको दबाने की कोशिश कर रही है। हकायक क्या है? बजट डेफिसिट वो 2017 के बजट डेफिसिट से ज़्यादा है। टैक्स कलेक्शन इस साल रियल टर्म्स में पिछले साल से कम है। अफराद ज़र जो है 10 साल में बुलंद तरीन सतह पर है। ऐसे हालात कम अज़ कम मैंने पिछले 32 साल सियासत में नहीं देखे कि हुकूमत का अपना स्पोक्स पर्सन वो हुकूमत की कारकर्दगी और उसकी पॉलिसीज़ पर तनकीद शुरू कर दे। अपने ही तर्जुमान, अपने ही हुकूमती तर्जुमान फ़ारूक सलीम की हुकूमत पर तनकीद हुकूमत के लिए भारी पड़ गई। अपोजिशन ने तनकीद करना शुरू कर दी। हुकूमत कह रही है कि वो हमारे तर्जुमान नहीं हैं। ख़ुद फ़ारूक सलीम कह रहे हैं कि मैं तो 24 दिसंबर तक हुकूमती मीटिंग्स में हिस्सा लेता रहा हूँ। 29 दिसंबर तक सरकारी TV पर उनका तारुफ हुकूमती तर्जुमान के तौर पर कराया जाता रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही शाहिद खान अब्बासी को जब ये बताया गया कि फ़ारूक सलीम को हुकूमती तर्जुमान नहीं है, तो उन्होंने कहा कि इस हुकूमत को तो कुछ पता ही नहीं चलता। मरीम अर्ज़ साहब ने बताया है कि वो रहे ही नहीं है, अब उनको हटा दिया गया है। पता नहीं, मैंने अखबार में नहीं पढ़ा, शायद नहीं है, अब नहीं है, या कभी था ही नहीं, उनका नोटिफिकेशन नहीं हुआ था। अच्छा, बहरहाल उनका दावा था कि मैं स्पोक्स पर्सन हूँ। ये भी आपस में फैसला कर ले, कोई बात नहीं है, ये नई बात नहीं है। इस हुकूमत में अक्सर लोगों को पता नहीं होता कि उनका क्या काम है। वज़ीर आज़म को खुद पता नहीं है कि वज़ीर आज़म है, कभी भूल जाते हैं। तो शायद डॉक्टर फ़ारूक सलीम भी भूल गए हों। अब सिर्फ नून लीग ही नहीं, पीपल्स पार्टी ने भी डॉक्टर फ़ारूक सलीम के मामले पर हुकूमत पर तनकीद की। पीपल्स पार्टी की तर्जुमान डॉक्टर नफीसा शाह ने कहा कि $2 अरब 8% शरह सूद पर लेकर आपने कौम को कितना मकरूज किया। वो चाइना से लिए जाने वाले कर्जे के हवाले से जो खबरें आ रही हैं उस पर बात कर रही थी, और जाहिर है हुकूमत की तरफ से अब कोई मौक़िफ़ नहीं आ रहा कि कितने शरह सूद पर कर्जा लिया गया है। तो नफीसा शाह ने मुतालबा किया कि इमरान खान बताएं, वरना मैं फ़ारूक सलीम से पूछ लूँगी। 4 माह में 2 दफ़ा रुपए की डीवैल्यूएशन की है। चीन से कमर्शियल लोन लिया है, $2 अरब 8% इंटरेस्ट रेट पर लिया है। आपने पाकिस्तानियों को कितना मकरूज किया, प्लीज़ आप बता दें। आप नहीं बताएंगे तो मैं फ़ारूक सलीम साहब से पूछूंगी कि वो बता दें। कल फ़ारूक सलीम साहब की भी बात सुनी होगी कि मईशत बीमार है, लेकिन ये मईशत की बीमारी का इलाज नहीं कर रहे। ये क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर मलहम पट्टी डाल रहे हैं, लेकिन इलाज नहीं कर रहे। और जवाब में हुकूमत क्या करती है, अपने ही स्पोक्स पर्सन को एक ट्वीट के ज़रिए डिज़ोन करती है। फवाद चौधरी साहब का एक और नए साल का पहला नया यू टर्न आप सबको मुबारक हो। अपोजिशन तनकीद कर रही है, मगर हुकूमत खुद तनकीद करने का मौका फराम कर रही है। इस वक्त सूरत हाल यह है कि जनवरी में IMF से मुज़ाकरात का दूसरा दौर होने का इम्कान है। क्या मामलात हैं, हुकूमत IMF के बारे में क्या सोचती है, नहीं बता रही। तर्जुमान बताते थे तो हुकूमत कह रही है कि वो तो हमारे तर्जुमान ही नहीं है। इसी महीने में हुकूमत एक और मिनी बजट पेश करने जा रही है। हालांकि हुकूमत ने आने के बाद एक बजट पेश किया था और उसमें बड़े बड़े दावे किए थे, मगर मजीद अब टैक्स लगाए जाने का इम्कान है। माली साल के इब्तिदाई 6 माह में टैक्स वसूल में करने में बड़ी कमी देखने में आई है। तहरीक इंसाफ ये दावे करके आई थी कि जब हम हुकूमत में आएंगे, साफ शफाफ हुकूमत होगी, तो जो आवाम इतनी ज़्यादा ज़कात देती है वो बहुत ज़्यादा टैक्स भी देगी। मगर FBR के अपने डेटा के मुताबिक 6 माह में 1960 अरब रुपए जमा करने का हदफ मुकर्रर किया गया था, मगर 1786 अरब रुपए जमा हुए हैं, यानी हदफ से 175 अरब रुपए कम जमा हुए हैं। अगर सिर्फ दिसंबर के तादादुशुमार को देखा जाए तो दिसंबर में टैक्स वसूली का हदफ 469 अरब रुपए का था, मगर जमा हुए 395 अरब, यानी 72 से 74 अरब रुपए की कमी आई है। तशवीशनाक बात है कि ये टैक्स वसूली में इजाफा 2% से भी कम है। हालांकि गुज़िश्ता माली साल के इब्तिदाई 6 माह में टैक्स वसूली में इजाफा 17% से भी ज्यादा था।
मगर अब इसमें बड़ी कमी देखने में आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान IMF से मुज़ाकरात कर रहा है और IMF चाहता है कि पाकिस्तान कम से कम 300 अरब रुपए के इजाफी टैक्स वसूल करे। मगर इस हुकूमत के आने के बाद कमी आई है। अब हुकूमत एक मिनी बजट लाने जा रही है ताकि टैक्स में इजाफा किया जा सके और तवक्को कर रही है कि उसमें किए गए इकदाम से तकरीबन 155 से 160 अरब रुपए का इजाफी टैक्स मिलेगा। तिजारती खसारा कम नहीं हो रहा, साथ ही मुल्क में गर्दिशी कर्जों का बोझ बढ़ता जा रहा है। मुल्क में गर्दिशी कर्जे बढ़कर 1 खरब 40 अरब रुपए तक पहुंच गए हैं। गुज़िश्ता हुकूमत 1 खरब 7 अरब रुपए गर्दिशी कर्जे छोड़कर गई थी और तहरीक इंसाफ तनकीद करती थी कि इस हुकूमत से मामलात नहीं संभल रहे। अब गर्दिशी कर्जा और बढ़ गया। इसके अलावा जो हुकूमती इदारे हैं, PIA, पाकिस्तान स्टील मिल, उनके खसारे में होने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शदीद तनकीद करती थी और कहती थी कि हम एक बाकायदा तौर पर इनको रिवाइव करेंगे, मगर उनके रिवाइवल का भी अभी तक कोई ऐसे इम्कानात नज़र नहीं आ रहे कि PIA, पाकिस्तान स्टील मिल और पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के लिए इस हुकूमत ने कोई इकदाम किए हों। एक तरफ हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज़ में कन्फ्यूजन है, दूसरी तरफ ये नई कन्फ्यूजन सामने आई है कि तर्जुमान ही जो हुकूमत की मुआशी पॉलिसी पर है वो असल में अपॉइंट भी हुए थे या नहीं हुए थे। और डॉक्टर फ़ारूक सलीम से खुद कह रहे हैं कि वो तो 24 दिसंबर तक मीटिंग्स अटेंड करते रहे। आज हमने दावत दी वज़ीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू हम्माद अजहर साहब को कि उनसे पूछ लें कि क्यों टैक्स महसूलात आपकी पूरी नहीं हो सकी, क्यों मिनी बजट लाना पड़ रहा है, जब से कुछ दिन पहले बजट लाए थे वो नहीं आए। वज़ीर ख़जाना मुल्क से बाहर हैं, मुल्क की मईशत पर हुकूमती मौक़िफ़ सामने नहीं आ सका। हमने आज लेने की कोशिश की तो हमने फिर दावत दी और दरख्वास्त की साबिक़ वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन से कि हम उनसे पूछ लें कि सारी कन्फ्यूजन क्यों हो रही है, जबकि हुकूमत को बाहर दोस्त ममालिक से पैसे भी मिल गए हैं, तो क्यों इस गैर यकीनी की सूरत हाल हुकूमत ख़त्म नहीं कर पा रही है, मसला क्या है। शौकत तरीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तरीन साहब बहुत शुक्रिया। तरीन साहब पहले नून लीग की हुकूमत बजट दे गई थी, उन्होंने कहा हम अपना बजट लाएंगे, ले आए, मगर फिर जनवरी में एक और बजट लाने जा रहे हैं। टैक्स के नंबर्स वैसे नहीं हैं, रुपया गिराया, उस हुकूमत पर तनकीद की कि आर्टिफिशियल रखा हुआ था, मगर गिराने के बावजूद एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही, इंपोर्ट्स में उस तरीके से कमी नहीं आ रही। आप क्या समझते हैं कि बैरूने मुल्क जो दोस्त मुमालिक हैं उनसे पैसे भी मिल गए इस हुकूमत को, मुमकिन तौर पर IMF के प्रोग्राम में भी जारी है ये हुकूमत, इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें भी कम हो गई हैं, क्या ये हुकूमत अपनी पॉलिसीज़ की बजाय सरकमस्टांसिस पर चल रही है कि हालात ऐसे हैं कि जी फला जगह से पैसा मिल गया, ऑयल की कीमतें कम हो गई, पॉलिसीज़ कोई नहीं है इनके पास, सिर्फ सरकमस्टांसिस हैं जिसकी वजह से हुकूमत चल रही है? देखिए जी, पहली बात तो मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि इनको जब ये हुकूमत में आए तो इनके पास एक प्लान होना चाहिए था, एक इकनॉमिक रोड मैप जिसको आप कहते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, वो ये बना के नहीं आए। फिर आई थिंक हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा कि हमने एक इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल बना दी है, उनके साथ मशावरत के साथ हम 15 नवंबर तक एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव इकनॉमिक प्रोग्राम देंगे। तो लोगों को कोई ढारस बनी कि भाई ये होगा, हमें पता चलेगा हुकूमत कहाँ जा रही है। अब वो 15 नवंबर भी गुजर गई, 15 दिसंबर भी गुजर गई, अब जनवरी की 3 तारीख आ गई, वो प्लान नज़र नहीं आ रहा। तो इसकी वजह से लोगों में एक किस्म से बेयकीनी की सी एक कैफियत है कि ये हुकूमत जा कहाँ रही है। दूसरी तरफ ये इन्होंने जो चंद इक़दामात जो हैं वो किए हैं और जो कि पहली हुकूमत करके गई थी, जिसमें मैं बिल्कुल इसमें यकीन नहीं रखता हूँ, वो है टैक्सेशन के ऊपर। देखें जी, बात यह है कि बड़ा एक सिंपल सा रूल है दुनिया के बीच में, ऑल इनकम्स हैव टू बी टैक्स्ड एंड ऑल कंजम्पशन हैज़ टू बी टैक्स्ड। इनकम को आपने टैक्स करना है, जिसकी भी जितनी इनकम है उसके ऊपर एक थोड़ा रेट लगा दें, कोई दरमियाना रेट लगा लें, ज़्यादा रेट लगा लें, लेकिन टैक्स करें। अब इन्होंने ये फाइलर नॉन फाइलर शुरू कर दिया। अब फाइलर नॉन फाइलर का मतलब ये है कि आपने बिज़नेस के ऊपर ये छोड़ दिया कि आप जनाब अगर आपने टैक्स नहीं दिया तो आप ये चीज़ नहीं ख़रीद सकते, या आपने ये चीज़ नहीं ख़रीद सकते, आप ये चीज़। तो इसका मतलब अपनी तो जस्तजू है वो तो एक साइड पर इन्होंने खड़ी कर दी, नहीं है ना। तो उससे ये हुआ है कि बिज़नेसेस जो हैं वो वेदर रियल एस्टेट बिज़नेस है या फिर बाकी बिज़नेसेस जो हैं वो स्टैंड स्टिल पे आ गए हैं। इसके साथ सोने पे सुहागा के FATF के तहत हमने जो इक़दामात किए हैं वो इतने सवियर कर दिए हैं कि वो एकदम हम जहाँ अगर एक मतलब 10 फुट पे थे और नीचे से पानी बहुत बह रहा था, तो रादर देन उसको आहिस्ता आहिस्ता उस लेवल को नीचे लाते लाते हम 2-3 मतलब हर साल हर 6 महीने में 2-3 फुट नीचे लेके आते, हमने आगे ग्राउंड लेवल पर खड़े हो गए। अब हमने पानी रोक दिया सारा,
तो अब उससे हुआ ये है कि बिजनेसेस का ये हालत है कि आपकी अगर किसी शोरूम में चले जाएं, आप उनसे पूछें, वो कहते हैं पहले कभी हमारे पास 25 गाड़ियाँ अगर खड़ी होती थी, आज 250-250 गाड़ी खड़ी हुई है, बिक ही नहीं रही। रियल एस्टेट वाले कहते हैं हम टोटल स्टैंड स्टिल पे हैं। तो और दूसरी साइड पे आपका जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात है, वो सिर्फ करेंसी डिवैल्यूएशन से काम नहीं चलेगा, आपने फंडामेंटल चेंज करने हैं ना। आपने अपनी एक्सपोर्ट को कंपेटिटिव करना है, उनके इंसेंटिवाइज करना है और उनको उनके जो रिफंड्स वगैरह वो दें उनको, ताकि वो अपना पहिया चलाएं। तो मेरा अपना ख्याल है कि एक पहले तो जिस तरह आपने कहा कि हमारे पास रोड मैप होना चाहिए ना, ताकि लोगों को पता चले कि हम जा किस समझ रहे हैं। मतलब आप 1 करोड़ नौकरियों की बात करना, 50 लाख घर बनाने की बात करना, एक्सपोर्ट्स बढ़ाना, इंपोर्ट्स कम करना, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात करना, वो जब भी होगी जब इंडस्ट्री लगेगी। वो सारी बातें की गई, मगर इनके पास क्या पॉलिसी नहीं है उस सब पर अमल दरामद करने के लिए, या नजर नहीं आ रही है फिलहाल? देखिए जी, पहले तो आपने देखा होगा कि सऊदी अरेबिया के साथ हमें पैकेज आया और एकदम सेंटिमेंट जो है वो पॉजिटिव हो गया था। जो मार्केट है, जो लोग हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो गुड न्यूज़ की तलाश में हैं। अगर हम इनको एक प्लान देते हैं और ये प्लान जो है उसमें हो सकता है शुरू में मुश्किलात ज़रूर होंगी, लेकिन अगर लगता है कि मीडियम लॉन्ग टर्म के बीच में हम ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे जॉब क्रिएशन भी होगा, इकनॉमिक एक्टिविटी भी बूस्ट होगी, तो लोग जो हैं वो इन्वेस्ट करेंगे। इस वक्त डायरेक्शन लेस हैं हम लोग, बिल्कुल हमें ये नहीं मालूम कि हम क्या करने जा रहे हैं। हमने बात कर दी 5 मिलियन घरों की, 5 मिलियन घर तो क्या, मेरे ख्याल में अगर मतलब जिस तरीके से हम खड़े हैं, जिसके बीच में फोरक्लोजर लॉ अभी तक हमारा ठीक हुआ नहीं है, बैंक्स को हमने ऑन बोर्ड किया नहीं है, तो उससे तो मेरे ख्याल में इस पूरे अगले 5 साल में अगर 1 मिलियन भी घर बन गया तो वो भी बड़ी बात है। तो इसलिए जो चीज़ें जॉब क्रिएशन वाली हैं उसकी तरफ इनको तवज्जो देनी चाहिए। दूसरा, जो एक्सपोर्टर्स के को रियल प्रॉब्लम्स हैं और वो और एक्सपोर्टर को मालूम, इंडस्ट्री जो है उसको कंसोलिडेट होना है, और उस कंसोलिडेशन में हम क्या मदद करें एज अ कम, उसमें वैल्यू एडिशन होनी है, उसमें हुकूमत क्या मदद कर रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इसके लिए एक प्लान की, रोड मैप की ज़रूरत है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्लानिंग की ज़रूरत है। मगर सर्कुलर डेट पर ये तनकीद करते थे, वो भी बढ़ गया। साथ में कहते थे कि इदारों की निजकारी ना करें मगर उनको रिवाइव कर सकते हैं। PIA हो, स्टील मिल हो, एक वेल्थ फंड बनाने की बात करते थे कि उसमें सारे इदारों को डालेंगे, रिवाइव करेंगे। प्राइवेटाइजेशन लाजमी नहीं है, उसमें कोई इकदाम आपको नजर आ रहे हैं कि इन्होंने किए हों या पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में? यही बात है ना जी। देखें, आप ये क्या, पहले तो आप ये है कि जी जब हम लोग टिपिकल IMF प्रोग्राम में जाते हैं तो वो डिमांड को निकालने के लिए वो कहते हैं कि जी आप फिस्कल डेफिसिट है उसको कम करें। इसका मतलब ये है कि आप अखराजात जो है उसको उड़ा दें, और हम सबसे पहले जो अखराजात उड़ाते हैं वो हमारा डेवलपमेंट बजट होता है। तो उसके बाद वो कहते हैं कि जब वो कम हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा, फिर इसके ऊपर खर्च करें। अरे ये गलत, मेरे ख्याल में ये फार्मूला हमारे लिए ठीक नहीं है। हमारा जो FBR अब है वो इस चीज़ में, वो जिसको कहते हैं कि चिकन विदाउट हेड फिर रहा है, कि हमने 170 बिलियन शॉर्ट हो गए, और उसने जो उसमें FBR में रिफॉर्म्स करने हैं वो पीछे पसे पर्दा हो गए। तो पहले तो हम ये कहेंगे नहीं जी, हम बाकी चीज़ें देखें क्या करनी थी हमने, और जिसके बीच में आपने कहा कि इंडस्ट्री का रिफॉर्म करना था। दूसरा, ये पावर सेक्टर की बात है, हमने कितनी अपनी ये रिसीवेबल्स की रिकवरी की है। हम बिल्कुल इमरजेंसी बेसिस पे जाएं, और ये रिकवरी कहने को तो बड़ी है कि मीटरिंग हो रही है ये, अरे मीटरिंग शीटरिंग की बात नहीं है यार। हम लोग बैंक चलाते हैं, हम ये क्रेडिट कार्ड के लोन देते हैं और हम वापस ले लेते हैं सारा कुछ, हमारा वो तो बिल्कुल क्लीन क्रेडिट होता है। यहाँ तो बिजली है, बिजली जाके काट दो, तो विल ही नहीं है। और इसके बीच में मैनेजमेंट का देखें, आपको अच्छी मैनेजमेंट चलानी पड़ेगी। अगर वो नहीं लेके आएंगे तो ये लॉसेस कम नहीं होंगे। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। बहुत शुक्रिया, शौकत तरीन साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। इन दिनों वफाक और सूबे के इख्तियारात का मामला ज़ेर बहस है। वफाक सूबाई मामलात में किस हद तक मुदाखलत का हक रखता है? वफाक मंसूबों के लिए क्या फंड्स सिर्फ सूबे के जरिए ही खर्च कर सकता है? इस मामले में इन दिनों वफाक और सिंध में तनाव है, और सिंध हुकूमत वफाक पर 18वीं आईनी तरमीम की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगा रहा है। आम बात यह है कि जहां वफाकी और सिंध हुकूमत में यह तनाज़ा चल रहा है, वहीं 18वीं तरमीम के बाद वफाक के अस्पतालों की सूबाई हुकूमतों को मुंतकली से मुताल्लिक एक केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है, जिसकी समात चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच कर रहा है। और आज इस केस की समात में पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रब्बानी की तरफ से दलाइल आए, और उनका 18वीं तरमीम के मामले पर जजिस से मुकालमा भी हुआ। समात के दौरान सिंध हुकूमत के वकील फारूक एच नाइक ने दलाइल देते हुए कहा कि सेहत का महकमा सूबों को मुंतकिल हो चुका है, इसलिए जिना अस्पताल कराची और NICBD का इंतजाम सिंध हुकूमत के हवाले किया जाए। जिसमें चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया कि महकमा सेहत तो सूबाई हुकूमतों के पास चला गया, लेकिन 18वीं तरमीम में कहीं जिक्र मौजूद नहीं कि वफाकी हुकूमत के असासे किस
कानून के तहत सूबों को मुंतकिल किए जाएं। वफाकी हुकूमत सूबों में अपने अस्पताल बना सकती है, जगह से फर्क नहीं पड़ता कि सूबे में है या वफाक में। 18वीं तरमीम में यह पाबंदी नहीं लगाई गई। जिस दिन 18वीं तरमीम हुई उस दिन अस्पताल वफाक के ज़ेर इंतजाम था। जस्टिस एजाजुल एहसन ने सवाल किया कि जिना अस्पताल का इंतजाम किस कानून के तहत सूबे को मुंतकिल होना था, जिस पर फारूक एच नाइक ने बताया कि अस्पताल आर्टिकल 270A के तहत मुंतकिल होना था। चीफ जस्टिस ने इस जवाब पर रिमार्क दिए कि यह तो प्रोसीजरल कानून है, कानून साजी का इख्तियार पार्लियामेंट के पास है। दुनिया भर में कानून साजी से पहले मामले को शेयर किया जाता है, यहाँ बगैर किसी बहस के तरमीम कर दी जाती है। 18वीं तरमीम का मामला देखते हुए हमें बड़ी मुश्किल हुई, कहीं पता नहीं चला कि बहस कहाँ हुई। स्विट्जरलैंड में तरमीम से पहले 1 साल इश्तिहार दिया जाता है, फिर मुकम्मल बहस के बाद तरमीम की जाती है। इस मौके पर सेनेटर रज़ा रब्बानी ने अदालत को बताया कि यह दुरुस्त है कि 18वीं तरमीम के लिए बहस पार्लियामेंट में नहीं की गई। 18वीं तरमीम के बाद महकमों की फहरिस्त बनाई गई जो काबीना को मंजूरी के लिए पेश की गई। इदारों की सूबों को मुंतकली के लिए अमल दरामद कमीशन बनाया गया। इस मौके पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि यह फर्ज कर लिया गया कि सेहत सूबों को मुंतकिल हो गई है तो इदारे भी मुंतकिल हो गए। सारी दुनिया में वफाकी हुकूमतें सूबों में इदारे बनाती हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि जब वफाकी हुकूमत से कोई असासा सूबों को मुंतकिल होता है तो किस कानून के तहत होता है। अगर आज वफाकी हुकूमत तमाम सूबों पर कैंसर अस्पताल बनाना चाहती है तो क्या वो सूबों को मुंतकिल हो जाएंगे? चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर सूबे की हुकूमत सेहत के लिए कुछ ना करे और वफाक अस्पताल तामीर करे तो क्या माले गनीमत में सूबे को दे दिया जाए? रज़ा रब्बानी ने कहा कि अगर ऐसी सूरत हाल बनती है तब भी वफाक गैर कानूनी इकदाम के जरिए सूबे के हुकूक दबा नहीं सकता। ये तो अब आप सदारती निज़ाम वाली बात कर रहे हैं। सूबे के हुकूक दबाए नहीं जा सकते और ना ही वफाक हुकूक पर कोई कदगन लगा सकता है। रज़ा रब्बानी के दलाइल जारी थे कि केस की मज़ीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। अब ये अहम मामला है, इससे ये मामला भी तय हो जाएगा कि वफाक किस हद तक सूबों में मुदाखलत कर सकता है। ये केस अहम है। 18वीं तरमीम के हवाले से पीपल्स पार्टी बहरहाल बहुत ज़्यादा तनकीद करती रही है कि उसके खिलाफ साजिश हो रही है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।